नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अनेक किस्म की बीमारियों को ठीक करते हैं, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स भी होता है जो मांसपेशियों और हड्डियों को लेकर जो स्टडी होती है उसको हम ऑर्थोपेडिशन कहते हैं। और आज हमारे बीच डॉक्टर अंशुल चड्डा जी है जो कि ऑरियस हॉस्पिटल के एक डायरेक्टर तो है ही, साथ साथ एक माने जाने सेंट्रल इंडिया के सर्जन है। और इनसे हम बात करेंगे कि हड्डियों के बारे में और उससे संबंधित बातें। लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक फ़िल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS पार्ट 1। तो उसमें आपने देखा होगा कि संजय दत्त जो है अपने फ्रेंड को बोलता है कि जानते हो कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है और ये 206 हड्डियाँ में हम जब तोड़ते हैं तो देखते भी नहीं है। ये एक किस्सा था MBBS मुन्ना भाई MBBS में। अलावा इसके शुरू में जैसे बच्चा पैदा होता है तो 300 हड्डियाँ के आसपास रहती है, लेकिन उसमें से कुछ हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती जुड़ते हैं और ले दे के 2006 से 2013 तक हड्डियाँ रहती। इन हड्डियों की क्या विशेषता है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्या क्या संबंधित बीमारियाँ उससे, इनके बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंशुल चड्डा से। वेलकम सर। नमस्कार सर, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें ज़रा ऑर्थोपेडिशियन की क्या ड्यूटी होती है वो ज़रा बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक जनरलाइज्ड व्यू। ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी अस्थि रोग तज्ञ जो हमारे हड्डियों और जोड़ों के रोग को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं, हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन। सर, जैसे मैं बता रहा था इंट्रोडक्शन में कि 206 हड्डियाँ होती है, तो पहले क्या वाकई में 300 के आसपास हड्डियाँ होती है और वो कार्टिलेजेस जुड़ते हैं और फिर बोन्स बनते हैं, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल सही जानकारी दी आपने, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हड्डियों की बात करते हैं तो अनेक किस्म की बातें होती है। इवन मसल्स में मस्कुलो स्केलेटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें से एक है आर्थराइटिस। तो ये आर्थराइटिस होता क्या है सर? आर्थराइटिस यानी दो शब्दों से मिलके बना है, आर्थ्रो और आइटिस। आर्थ्रो यानी जॉइंट जोड़, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आना। तो जोड़ में सूजन आना या जोड़ में खराबी आना, इसको आर्थराइटिस बोलते हैं। सर, अलावा इसके जैसे शोल्डर में अगर पेन हो रहा है या फिर बाद में सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर बाद में रिस्ट के पास जो सूजन होता है या जॉइंट्स कोई भी जैसे आपने कहा, तो ये क्या सिम्टम्स है आर्थराइटिस के या फिर बाद में कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स है? जी हाँ, आर्थराइटिस यानी किस जॉइंट में किस जोड़ में आर्थराइटिस हुआ है उस पे सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। आमतौर पे ये है कि जोड़ों में दर्द, अगर घुटने में आर्थराइटिस है तो घुटने में दर्द होगा। उसके अलावा चलने में, काम करने में मुश्किल होना, दर्द होना, तकलीफ होना और सूजन आना, जोड़ों में सूजन आना, ये कॉमन लक्षण है, कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि किसी भी आर्थराइटिस में होते हैं। सर, आपने आज तक हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीट किया, राइट फ्रॉम एन इन्फेंट, नवजात शिशु से लेकर एक 95 ईयर ओल्ड पेशेंट को भी आपने ट्रीट किया है। तो क्या ये आर्थराइटिस हर एक में हो सकता है या किसी भी एज में हो सकता है या कुछ कारण है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, क्या होता है? जी बिल्कुल, ये किसी भी एज में हो सकता है, हालांकि बच्चों में ये होना कम कॉमन है, आमतौर पर नहीं देखा जाता, पर जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम का बच्चों में भी आर्थराइटिस होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे आर्थराइटिस होने के जो संभावना है, चांसेस हैं, वो बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली वृद्ध लोगों में, बुजुर्गों में आर्थराइटिस देखा जाता है। कहाँ, कौन से एज से स्टार्ट हो सकता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में? मतलब बच्चों में भी हो सकता है आपने कहा, लेकिन नॉर्मली किस एज से स्टार्ट होने के चांसेस? आर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण कह सकते हैं, एक सिम्टम, एक सिंड्रोम कह सकते हैं। इसका जो ओरिजिन है, किस बीमारी से हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि किस एज में होगा। जैसे वात रोग आपने सुना होगा, कॉमनली बोला जाता है, तो वात रोग किसी भी एज में हो सकता है, ज़्यादा कॉमन यंग एज में। आर्थराइटिस सेम है कह सकते हैं, पर आर्थराइटिस के वात के अलावा दूसरे भी कारण होते हैं। तो वात के कारण जब भी होता है तो ये यंग एज में 20 से 30-40 साल के एज में स्टार्ट होता है, कई बार बच्चों में भी होता है। एक कॉमन जो प्रकार है आर्थराइटिस का, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो कि बुजुर्गों में होता है, ज़्यादा एज के कारण होता है। आमतौर पे 60 के बाद देखा जाता है, पर आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली, उसमें बदलाव होने के कारण ये कम एज में 50 के बाद भी देखा जा रहा है। क्या सिम्टम्स क्या होते हैं सर, कैसे पहचानते कि ये आर्थराइटिस है? या अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करें तो घुटनों में दर्द होना, घुटनों में सूजन आना, चलने में तकलीफ होना, उठने बैठने में, ज़मीन पे बैठने में, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होना, और पैरों में, घुटनों के पास से पैरों में एक डिफॉर्मिटी आ जाना, मतलब पैरों में टेढ़ापन आ जाना, ये सभी सिम्टम्स। बो शेप होता है? जी जी बिल्कुल, जो बो शेप आ जाता है, कई बार आपने देखा होगा बुजुर्गों में,
तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक लक्षण है। अलावा इसके और भी किस्म के कुछ सिम्टम्स है जो अदर अपार्ट फ्रॉम बोन? अगर आर्थराइटिस अपने घुटने के अलावा किसी और जॉइंट में हो तो उस जगह पे दर्द होता है। मान लीजिए कोहनी में हो रहा है तो हाथ मोड़ने में तकलीफ होगी। ये दूसरे लक्षण हो सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या दूसरे जो इन्फ्लेमेटरी जो वात है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ग्रुप जो है, समूह जो है, उसमें शरीर में जोड़ों और हड्डियों के अलावा दूसरी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक व्हाट? उसमें कई गठाने आ सकती हैं हाथों में, पैरों में। उसमें कई बार दूसरे अंग जो है किडनी में, लिवर में, हार्ट में भी इफेक्ट पड़ सकता है। जी। किस स्टेज में डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है? जैसे अर्ली सिम्टम्स दिख गए तब ज़्यादा बेटर होता है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9 बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। जितना जल्दी हम अपने डॉक्टर से सलाह लें, जितना बीमारी को जितना जल्दी हम रोकें, उतना ही फ़ायदा मरीज को होता है। एक होता है सर अर्ली स्टेज और एक होता है एंड स्टेज। तो अर्ली स्टेज से क्या बेनिफिट्स क्या मिलते हैं अगर हमने अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया है, फिर बाद में डायग्नोसिस लेकर हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी? अर्ली स्टेज में अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो उसको जॉइंट को नुकसान पहुंचने के पहले ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम लेट स्टेज में ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो जो नुकसान हो चुका है उसका हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आगे और नुकसान ना हो उसकी तरफ ट्रीटमेंट का एम होता है। मतलब एक मेकअप मेथड है। जी जी, जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना जॉइंट सलामत रहेगा, उतना हम आगे उसकी रक्षा कर सकते हैं। कैसे पता लगता है सर कि ये एंड स्टेज पे है वगैरह? कुछ ऐसा कुछ अगेन लक्षण है कुछ ऐसा? हाँ, एंड स्टेज पे जो अर्ली स्टेज के लक्षण हैं, जोड़ों में दर्द होना, घुटना मोड़ने में तकलीफ होना, चलने में तकलीफ होना, ये सभी बहुत बढ़ जाते हैं। इतने बढ़ जाते हैं कि कई बार बिना चले या बिना जोड़ को हिलाए भी दर्द बना रहता है। फिजियोथेरेपी से, दवाइयों से इस दर्द में, इस तकलीफ में कोई आराम नहीं आता। ये सब अगर बातें हो रही हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये एंड स्टेज आर्थराइटिस की तरफ बढ़ रहा है। उसका ट्रीटमेंट हो सकता है सर एंड स्टेज का? बिल्कुल, एंड स्टेज आर्थराइटिस का भी ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकता है, पर उसमें जो जॉइंट खराब हो गया है, एंड स्टेज आर्थराइटिस में जॉइंट पूरी तरह खराब हो जाता है तो उस जॉइंट को बदल दिया जाता है। दैट नेवर रीग्रोस बैक या नॉर्मल? नहीं, जो जॉइंट की जो सरफेस रहती है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, वो बिल्कुल भी दोबारा नहीं बन सकता है। ये एक उसकी विशेषता होती है। हड्डी अगर उसमें नुकसान भी हो तो हड्डी कई बार दोबारा बन जाती है, पर जो कार्टिलेज है वो दोबारा नहीं बनता। जी, आपने एक शब्द यूज़ किया कार्टिलेज से। कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है, टेंडेंस है, एक्चुअली होता क्या है जरा कॉमन मैन को समझ में आए? जी, कार्टिलेज यानी हड्डी का जो कवरिंग है, जहाँ पे दो हड्डियां मिलती हैं, जोड़ बनाती हैं, तो दोनों ही हड्डियों के एंड पे एक कवरिंग होता है जो एक तरह से हम सादी भाषा में बोल सकते हैं कि नरम हड्डी है। उसका काम है लुब्रिकेशन, ताकि जॉइंट में मूवमेंट्स स्मूथ रहें, तो उसको कार्टिलेज बोलते हैं। जो मांसपेशियां रहती हैं, मसल्स रहती हैं, वो हमारी हड्डियों को चलाती हैं, हमारे हाथों को, पैरों को चलाती हैं। वो हड्डियों पे जुड़ने के पहले एक रस्सी जैसा आकार लेती हैं, उसको टेंडन बोलते हैं। मतलब कनेक्टिंग द मसल एंड द बोन। टेंडन कनेक्ट मसल एंड द बोन। लिगामेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो दो हड्डियों को, एक जॉइंट बना रही हैं दो हड्डियां, उनके सिरों पे कार्टिलेज होगा और वो दो आपस में जो जुड़ी रहेंगी वो लिगामेंट से जुड़ी रहेंगी, ताकि उनमें अननेसेसरी अनवांटेड मूवमेंट ना हो, एक लिमिट के बाहर मूवमेंट ना हो। वो काम लिगामेंट्स का होता है। जो जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि 300 के आसपास हड्डियां होती है, वो फ्यूज होके कुछ कार्टिलेजेस भी फ्यूज हो जाते हैं और वो बोन बनता है। कहाँ तक ठीक है सर? ये बिल्कुल ठीक है। कार्टिलेज के अलग अलग प्रकार होते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसकी हमने बात की वो जॉइंट के अंदर रहता है। हाइलाइन कार्टिलेज ऐसा रहता है जो हड्डी का प्रिकर्सर रहता है, यानी उससे हड्डी बनती है। तो बच्चों में या इन्फेंट्स में जो कार्टिलेज रहता है, जो आज एडल्ट में हमारी हड्डी है, वो किसी समय कार्टिलेज रहा था जिस पे हड्डी जमा होती है और हड्डी का रूप ले लेता है। तो जैसे हड्डियां टूट गई तो वापस ग्रो होते हैं सर, या फिर बाद में कुछ स्टेज पे ही वो रुक जाती है? बिल्कुल, हड्डियां टूट गई तो आप जुड़ती हैं, बिल्कुल ग्रो होती हैं। पर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, कार्टिलेज का जो विशेष प्रकार जॉइंट के अंदर रहता है, वो दोबारा नहीं बनता। आर्थराइटिस के बारे में आपने बहुत सुंदर जानकारी दी है और मेरे ख्याल से व्यूअर्स भी इसको लाइक कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं और वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो अक्सर डॉक्टर कहता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट या खासकर हिप रिप्लेसमेंट, ये सब किस्म की बातें होती है। तो इसको क्या अवॉइड किया जा सकता है, और अगर कर सकते तो कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, ऐसा बोला जाता है। अगर अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर की सलाह लें
तो डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं जॉइंट को प्रिजर्व करने में, जॉइंट को बचाने में। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है। अगर घुटने की हम बात करें या हिप्स की बात करें, जो कॉमनली आजकल देखा जा रहा है, तो नीचे बैठने से मना किया जाता है, सीढ़ी चढ़ने से मना किया जाता है, यानी हमारी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव का सजेशन दिया जाता है। दूसरा, अर्ली स्टेज में कुछ दवाइयों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो उसकी कुछ खास स्पेशल मेडिसिन हैं जिससे उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर अर्ली स्टेज से बात आगे बढ़ गई है पर एंड स्टेज तक नहीं पहुंची है, तो कई सारे छोटे छोटे ऑपरेशन हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो ज़रूरत है उसको रोक सकते हैं या पूरी तरह से टाल सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं छोटे मोटे ट्रीटमेंट जो आप बोल रहे हो? छोटे मोटे ऑपरेशन अलग अलग जोड़ों के अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों की बात करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी या घुटने उम्र के साथ जो खराब होते हैं उसकी बात करें, तो अगर अर्ली स्टेज में ये देखा जाए, अगर उसमें डिफॉर्मिटी आ रही है, तो एक HTO हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी नाम की एक जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी है, जिससे जो हड्डियों में टेढ़ापन आ गया उसको सीधा कर दिया जाता है। तो जॉइंट के एक ही भाग पर प्रेशर नहीं पड़ता और वो जॉइंट खराब होने से बच जाता है, या फिर उसमें खराबी और देर से आती है, उसको हम कुछ हद तक बचा सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत को या तो पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं या उसको टाल सकते हैं। डॉक्टर्स कब तय करते हैं कि इट इज़ नेसेसरी कि रिप्लेसमेंट किया जाए, यानी मेडिसिन से काम नहीं हो रहा है? सबसे जो ज़रूरी इसमें क्राइटेरिया है वो है पेन, दर्द। अगर मरीज को इतना दर्द है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है, मतलब जो उनके जीवन का जो करना चाहते हैं, वो मान लीजिए कोई डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो वॉक नहीं कर पा रहे हैं जोड़ों में दर्द के कारण, उसके कारण उनका बीपी और शुगर बढ़ रहा है, तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे कंडीशन में उनका घुटना बदल के उनका वॉकिंग शुरू करा के बाकी सब जो बीमारियां हैं उनको लाने से रोका जा सकता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो अदरवाइज हेल्दी हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घुटनों के दर्द की वजह से वो अपने घर पे लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, अपने कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों पे निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए भी घुटने बदलने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता जो है, अपने कामों के लिए दूसरों पे डिपेंड होना, निर्भर होना, इसको वो टाल सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्राइटेरिया पेन है, जो कि हमारे जीवन को बदल रहा है। अगर ऐसा है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट का बिल्कुल सोचा जाना। मतलब बेस्ड ऑन दीज सिम्टम्स या डायग्नोसिस आप लोग नेसेसरी स्टेप्स लेते हो? जी। क्या इन्वॉल्व होता है सर जॉइंट रिप्लेसमेंट? जॉइंट रिप्लेसमेंट में जैसा हमने बात की कि कार्टिलेज खराब हो जाता है, तो कार्टिलेज की जो लेयर है हड्डी के ऊपर से, उसको निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पे आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगा दिए जाते हैं, जो कि बायोलॉजिकली कंपैटिबल मटेरियल से बने होते हैं और जो एक नॉर्मल कार्टिलेज जैसा काम करने लगते हैं। उनको हड्डी से जोड़ दिया जाता है और वो एक नॉर्मल कार्टिलेज के जैसा काम करने लगते हैं, और घुटने का जो मूवमेंट है या कोई भी जॉइंट का जो मूवमेंट है वो दोबारा स्मूथली चालू हो जाता है। बेनिफिट्स क्या है सर, अगर हम बात करके जॉइंट रिप्लेसमेंट की? आपने कुछ तो बता ही दिया आपने, लेकिन हाउ इज इट एडवांटेजेस और नॉट गोइंग फॉर ऑपरेशन? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें दर्द से छुटकारा मिलता है। दर्द से छुटकारा मिलता है तो हमारे लिए बाकी सारे दरवाजे खुलते हैं, हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकते हैं, वॉकिंग चालू कर सकते हैं, बाकी बीमारियों को दूर रख सकते हैं, अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर रख सकते हैं। ये सभी फायदे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के। अक्सर देखा गया कि एक्सीडेंट्स में कुछ इंजरीज आ जाती है जिस कारण हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम जॉइंट रिप्लेसमेंट? मतलब आखिर हिप भी तो एक जॉइंट ही है। बिल्कुल, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट का ही एक प्रकार है। हाँ। जो इंजरी के बाद अगर जॉइंट खराब होता है या जॉइंट खराब होने की संभावना होती है, तो ऐसे इसमें कई बार हिप रिप्लेसमेंट, हेमी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट दोनों ही किया जाता है। ये हिप रिप्लेसमेंट की बात की आपने, तो एक्चुअली वो जो मटेरियल है वो किस चीज़ का बना हुआ है? जैसे सिलिकॉन वगैरह यूज़ क्या करते हैं उसमें? अलग अलग मटेरियल से वो बना होता है, वो अपन डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, पर ये सारे मटेरियल्स बायोलॉजिकली कंपैटिबल होते हैं, यानी हमारे शरीर में उन्हें हम डाल सकते हैं और उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ मेटल्स होते हैं
कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ सेरामिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर बात की जाए तो उसके शेल्फ लाइफ के बारे में, तो आज अगर किसी का ऑपरेशन और सक्सेसफुल हो गया तो उसकी वो जो रिप्लेस किया गया पार्ट है वो क्या, उसकी शेल्फ लाइफ क्या रहती है? आमतौर पे जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हुई हैं पिछले कई सालों में, उसमें एक एवरेज लाइफ स्पैन आर्टिफिशियल जॉइंट का 15 से 20 साल है। ये एक एवरेज लाइफ स्पैन है, इससे कई बार ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, डिपेंड कई बातों पे करता है, बीमारी पे डिपेंड करता है, पेशेंट्स अपने जॉइंट को कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो ये सारे मैकेनिकल फैक्टर्स आते हैं। सर जैसे एक हिप रिप्लेसमेंट का ये जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है कुछ, तो इसके कितने दिन बाद मैं अपने ड्यूटीज़ पर या ऑफिस से जाना शुरू कर सकता हूँ? डिपेंड करता है किस प्रकार का और कौन सा जॉइंट रिप्लेस हुआ है, सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। ये हम कह सकते हैं सेफली कि कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, अगले ही दिन से पेशेंट चलने फिरने लगता है। सो क्विक? जी बिल्कुल, अपने काम स्वयं कर सकता है, अपने बेड से वॉशरूम तक जाना उतना तो अगले ही दिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो 5-7 दिन के बाद भी शुरू हो सकता है। ऑफिस जाने का अगर मामला है तो डिपेंड करता है कौन सा प्रकार का जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, सीमेंटेड, अनसीमेंटेड। सीमेंटेड जॉइंट इससे फर्क पड़ता है? जी जरूर पड़ता है। कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ हो 3 महीने के बाद तो जरूर अपने पहले जैसे एक्टिविटी लेवल पे कोई भी मरीज आ सकता है। कई बार इससे पहले भी कई मरीज अपने काम पे पूरी तरह से एक्टिव लेवल पे वापस जा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद कई एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, ट्रेनिंग होती है नए जॉइंट से कैसे हम उसको बचाते हुए अपने शरीर के काम मैक्सिमम और जल्दी से जल्दी चालू कर सकें। तो ये एक रिहेबिलिटेशन शेड्यूल होता है जो फॉलो किया जाए तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। सर जैसे जब तक वो आपके मेडिकल केयर में रहता है, हॉस्पिटल में रहता है, पेशेंट को ही नी नॉट बॉदर, क्योंकि उसके नर्सेस है, डॉक्टर्स है, समय समय पर आके सलाह देते, समय समय पर आके मॉनिटर करते उसको, यहाँ तक ठीक है। लेकिन पेशेंट जैसे डिस्चार्ज होता है और घर जाता है तो आप क्या कुछ मॉनिटरिंग करते हो उसका, या फिर बाद में यू आस्क हिम टू रिपोर्ट बैक आफ्टर 6 days 8 days? बिल्कुल, 1 हफ्ते के बाद हम उनको बुलाते हैं। कोई भी जरा भी प्रॉब्लम होने पे फ़ोन करने के लिए कहा जाता है। आजकल तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, अगर मरीज बाहर के हैं, नागपुर से बाहर से हैं, तो उन्हें थोड़े दिन ज़्यादा दिन हम अपने निगरानी में रखते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत हम कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह का, और जो उन्हें करना है, जो उन्हें नहीं करना है, वो सभी हॉस्पिटल में रहते रहते उनको अच्छी तरह से सिखा दिया जाता है। जनरल एडवाइस देना है तो क्या दोगे सर, क्योंकि वो घर पे से चालू हो गया, ऑफिस में जाना वगैरह, नो लॉन्गर इजी इन मेडिकल, अंडर मेडिकल केयर, तो आप क्या एडवाइस दोगे ऐसे पेशेंट्स को जो घर में बैठे हैं अभी, मतलब आफ्टर डिस्चार्ज? आफ्टर डिस्चार्ज हर एक पेशेंट का बीमारी के हिसाब से, उनका कौन सा जॉइंट रिप्लेस हुआ है, किस प्रकार का जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जो जो घर पे वो कर सकते हैं वही सारी चीज़ें हॉस्पिटल में उनसे करवाई जाती हैं, ताकि घर पे उनको वही शेड्यूल फॉलो करने में आसानी रहे। और एक आमतौर पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट इस पे नहीं दिया जा सकता, पर इंडिविजुअलाइज्ड हर पेशेंट के लिए ये एक प्रोग्राम, होम प्रोग्राम बना के उनको दिया जाता है ताकि उनको तकलीफ ना हो। बट दे शुड फॉलो इट, इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की तरफ से भी सहयोग मिले। उन्हीं की हेल्थ, उन्हीं के जॉइंट्स ठीक करने के लिए उनका सहयोग तो बहुत इम्पोर्टेंट। आपका इंट्रो देख रहा था सर मैं, और उसमें देखा मैंने कि आप नवजात शिशु से लेकर 95 ईयर ओल्ड मैन तक आपने ऑपरेशंस के, हज़ारों ऑपरेशंस के, सेंट्रल इंडिया के एक माने जाने सर्जन है। व्हाट इज़ द राइट एज कि वहाँ से वो उसमें स्टेमिना, स्ट्रेंथ वगैरह है और वहाँ से उसको ऑपरेट किया जा सकता है, कि आप इसको टालते हो कि बच्चा है अभी, इसको तो कुछ समय निकल जाने दो फिर हम ऑपरेट करें? जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन 18 साल के बाद ही किया जाता है, क्योंकि उसके पहले कार्टिलेज, जैसा आप ही बता रहे थे, कार्टिलेज पूरी तरह हड्डियों में कन्वर्ट नहीं हुए होते हैं, जो स्केलेटन है वो मैच्योर नहीं हुआ होता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट 18 साल के बाद ही होता है। हाँ, उसके पहले बहुत सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो 1 दिन के बच्चे में भी किए जा सकते हैं, करना पड़ता है कई बार, तो वो किए जा सकते हैं। लेकिन अगर 18 साल के पहले अगर इस किस्म का कुछ ट्रेजेडी हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाए, तो उसके लिए कुछ टेम्प्रेरी इलाज होगा? उसके लिए कई ऑपरेशंस होते हैं, कई इलाज होते हैं टेम्प्रेरी। एडोलेसेंट्स में भी जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज इन्हीं को कहते हैं, कि उनमें ये प्रयास करते हैं कि कितना उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट हम टाल सकें,
कितना उसको डिले कर सकें, और जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक कि उनकी तकलीफ कैसे कम कर सकें। उसके लिए कई तरह की एक्सरसाइज, थेरेपीज, कई तरह के ऑपरेशंस भी होते हैं जो सक्सेसफुली किए जाते हैं। मतलब आमतौर पे 18 ईयर्स एंड अबव इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दैट। उसके पहले अगर छोटे मोटे ऑपरेशन है तो आप करा लेते हो। ये बताइए सर, जैसे कोई पेशेंट है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपना ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है, तो उसके लिए कोई उपाय उपचार है? अगर हम आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं अभी, अगर आर्थराइटिस के पेशेंट हैं जिनको एंड स्टेज आर्थराइटिस हो चुका है और वो जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते हैं, तो उसके लिए दुर्भाग्यवश कोई और उपाय नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो जॉइंट है और ख़राब होते जाएगा, जो टेढ़ापन है पैरों का वो और बढ़ता जाएगा। बट देन हाउ डू यू कन्विंस हिम सर कि भाई ये ज़रूरी है आपके लिए? ये तो उनको जो पहले ऑपरेटेड मरीज़ हैं मैं उनसे मिलवाता हूँ, उनसे बात करवाता हूँ, उनके ऑपरेशन के पहले और बाद में कितना उन्होंने फ़र्क महसूस किया, वो उनसे एक कम्युनिकेशन में मरीज़ों को क्लियर होता है। अपने ही जैसी स्थिति में वो पहले थे दूसरे मरीज़ और अब वो ठीक हैं, ये देख के बहुत मरीज़ों को एनकरेजमेंट मिलता है। तो एक लाइव जो अगर कोई पेशेंट देखे तो उन्हें ज़्यादा एक वो होता है। और बाकी सारा जो मेरी तरफ से जो इनपुट्स हैं वो तो मैं अक्सर देखा है सर कि पीपल दे गो फॉर अदर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी अलग अलग पैथीज जिसको बोल सकते हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी वगैरह। तो हाउ इज़ इट एडवांटेजेस ओवर एन एलोपैथिक ट्रीटमेंट? एलोपैथी छोड़ के दूसरे किसी भी पैथी पे कमेंट करने का मेरा कोई वो नहीं है, मैं उसमें ट्रेंड नहीं हूँ। पर हाँ, एलोपैथी में जिसमें मैं ट्रेंड हूँ उसमें काफ़ी विद कॉन्फिडेंस, आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस कि सभी दवाइयों का जो स्टडी होता है उसके बाद ही वो मार्केट में आती हैं, उसके बाद ही पेशेंट यूज़ के लिए आती हैं। और कोई भी चीज़ को अगर उचित यूज़ किया जाए तो ज़रूर फ़ायदा देता है। हाँ, हमको हमारे एक्सपेक्टेशंस भी अपने बीमारी के हिसाब से सही होना चाहिए। अगर एंड स्टेज आर्थराइटिस में पेशेंट आया है तो उसने ये एक्सपेक्ट करना कि मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगा, तो ये एक्सपेक्टेशन का प्रॉब्लम है, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। वो चाहे कोई भी पैथी हो, ऐसा नहीं होने एंड वाला। स्टेज पे तो इट्स वेरी रिस्की आल्सो, डेंजरस आल्सो। तो अपनी कंडीशन देख के मरीज को अपने एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए। मतलब एक पिक्चर क्लियर कर देते आपकी दिस इज द स्टेज और आपके साथ ये होने वाला है, जी। सो यू आर नॉट एट एनी फॉल्ट आल्सो। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की बात करेंगे सर, तो उसमें नी रिप्लेसमेंट को लेकर किस किस्म का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं? रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन का फ़ायदा है पेशेंट को तभी मिलेगा जब प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फॉलो होगा। ये जो प्रोग्राम है ये सर्जरी के बाद नहीं, सर्जरी के पहले ही शुरू होता है। एक कंडीशनिंग की जाती है पेशेंट की, सर्जरी के बाद किस तरह की तकलीफ़ हो सकती है, किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी वो पहले से ही बताया जाता है। किस तरह का हम एक्सरसाइज करें तो बाद में फ़ायदा होगा वो सब बताया जाता है। किस तरह से उठना बैठना है, कैसे पैर को रखना है, वो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जो सर्जरी के बाद का जो स्टेज है वो सर्जरी वाले दिन ही स्टार्ट हो जाता है। सर्जरी के दिन ही पेशेंट का घुटना मोड़ना शाम से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। कई पेशेंट जो कोऑपरेटिव रहते हैं, जो स्टेबल रहते हैं, उनको खड़ा भी किया जा सकता है, चलाया भी जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जो पेशेंट स्टेबल हैं और जो कोऑपरेटिव है। 24 घंटे के बाद मैक्सिमम पेशेंट्स खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं। आपने जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बताए हर हॉस्पिटल में करीब करीब, तो वाई शुड अ पेशेंट गो टू ऑरिस हॉस्पिटल? कोई भी ट्रीटमेंट है, मैं सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात नहीं करूँगा, कोई भी ट्रीटमेंट है वो एक टीम वर्क है। उस टीम में सबसे पहले पेशेंट है, उसके बाद डॉक्टर्स हैं, और उतने ही इम्पोर्टेंट पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ है, अटेंडेंट्स हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। तो ये एक पूरा टीम वर्क, पेशेंट को भी अपनी टीम का एक सदस्य मान के, बल्कि टीम का कैप्टन मान के, हमारी टीम हर पेशेंट के साथ, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, उसके साथ लगी रहती है। ये एक कारण है कि हमारा जो टीम वर्क है उसके कारण हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं। जी, मतलब सारे फैसिलिटीज़ एक छत के नीचे आप जी प्रोवाइड कर देते हो? जी, और एक साथ एज ए टीम हम सब काम करते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है।
सर, इससे पहले कि हम इसको वाइंड अप करें इस प्रोग्राम को, क्या मैसेज देना चाहोगे आप पब्लिक को? आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आर्थराइटिस को, किसी भी जॉइंट पेन को एंड स्टेज तक ना जाने दें। हम ये चाहेंगे कि हर जॉइंट को ख़राब होने से रोक सकें। हम ये चाहेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ना करना पड़े, ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए आप सभी का सहयोग, मरीजों का भी, उनके परिवार के सदस्यों का भी बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारी जीवन शैली बहुत बदल गई है। एक्सरसाइज के जो साधन हैं कम हो गए हैं, हमारा मूवमेंट कम हो गया है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट सभी से रहेगा कि एक्सरसाइज को उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप बाकी सब बातों को, गैजेट्स को देते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज को उतना ही इम्पोर्टेंट दें। ये सबसे ज़रूरी पहला कदम है आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में या उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में। दूसरा, हमारी डाइट प्रॉपर रहे। हमारा अगर कोई भी तकलीफ़ हो रही है, जॉइंट में पेन है या घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको प्रिकॉशंस लें। वो नीचे ना बैठें, ज़मीन पे ना बैठें, ज़्यादा सीढ़ी ना चढ़ें, अपने जॉइंट्स पे लोड ना डालें। तीसरी बात यह है कि जल्दी से जल्दी आपके जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें और इसको आगे बढ़ने से रोकें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने से अच्छा कॉम्प्लिकेशंस हम होने ही ना दें। अगर कोई मरीज ऐसे हैं आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके आसपास में, जिनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से ना घबराएं। ये मरीजों की मदद करने के लिए है। दुनिया के कई ऑपरेशन ऐसे हैं जिन्होंने मरीजों की लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज किया है, उसमें टॉप ऑपरेशंस में यह आता है। तो इससे डरने की या घबराने की बात नहीं है। अगर हमारे किसी नज़दीकी व्यक्ति को जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर उसको कंसिडर करें और वो करवाएं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जो काम आज आप दर्द के साथ कर पा रहे हैं, वो काम आप बिना दर्द के कर पाएंगे, और शायद जो काम आज नहीं कर पा रहे हैं दर्द के कारण, वो भी कर पाएंगे। इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी बहुत चेंज होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो जॉइंट को अपना ख़राब होने से बचाएं। अगर ख़राब हो चुका है तो इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट से ना घबराएं, उसको स्वीकार करें और उसको करवा के स्वस्थ रहें। धन्यवाद। चलते चलते एक सवाल, पर्सनल सवाल है सर। ये जैसे मौसम बदलता है, खासकर बारिश में या ठंडी के दिनों में, उस समय कुछ ज़्यादा ही पेन महसूस करते हैं आर्थराइटिस के लोग बोलो या जॉइंट पेन वाले, तो क्या व्हाट कुड बी द रीज़न और उसको कैसे टाल सकते हैं? इसका रीज़न ये है कि जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो नसें दर्द का सेंसेशन ब्रेन तक ले जाती हैं, उनकी सेंसिटिविटी, उनका जो एक दर्द को पकड़ने की जो ताकत है, वो कम टेम्परेचर में बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में या जब मौसम में बदलाव आता है, टेम्परेचर में ड्रॉप आता है, तो नर्व एंडिंग्स ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। इसलिए कोई भी पेन हमें ज़्यादा महसूस इज इट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर? इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। अच्छा, तो उसके कारण हमारी नर्व एंडिंग्स पे फ़र्क पड़ता है, और ये कारण है। अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस लें। अगर जिनको जॉइंट पेन की टेंडेंसी है, आर्थराइटिस है, वो गर्म कपड़े पहने, अपना ख्याल रखें। दूसरा, अकड़न आना जो है वो भी ठंड में होता है, स्टिफनेस होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज लगातार चालू रहे। हमें तकलीफ़ नहीं है तो भी एक्सरसाइज का एक नियम बना के हम करते रहें। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।